पीजीबीपी का आज हम लोग 10 क्लास करेंगे सेमेस्टर 4 के लिए। वहाँ पर मेरा जितना तक प्रोविजन है मैंने 9 क्लासेस में पूरा कवर कर दिया पीजीबीपी का। इसके बाहर कोई प्रोविजन नहीं है। हर जगह में कहाँ का 5 नंबर का प्रॉब्लम आ सकता है मैंने इंडिकेट किया है। 48(2), 48(3), 43B, 35D, 35 ये सब आपका लिए कवर मैंने किया है। डिप्रिसिएशन 32, राइट एडिशनल डिप्रिसिएशन 32 AD सब हम लोगों ने कवर किया है। आज फुल लेंथ का प्रॉब्लम हम लोग कोशिश करेंगे 2 करने के लिए। कितना तक परमिट होगा मुझे पता नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम आता है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ही है। देखिए पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने का मतलब है 100% अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट दिया है 25,900। जैसे ही अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट आता है 25,900 मतलब हम लोगों का डायरेक्ट अप्रोच से नहीं होगा ये प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट अप्रोच से ही करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहूँ तब भी मैं बिजनेस इनकम लेस एक्सपेंसेस नहीं कर सकूंगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही एटलीस्ट करके मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अविनाश का प्रॉब्लम है तो कंप्यूटेशन ऑफ taxable income, taxable business income, income of Mr. Avinash for previous year 2018-19, assessment year 2019-20। rupees net profit as per PL कितना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,900 एंड एक्सपेंसेस मतलब मैंने आपने माइनस किया अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा तो माइनस को अब क्या करेंगे प्लस। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अलाउड का भी कुछ सेक्शन जिन्होंने सेक्शन पढ़ा था, डिसअलाउड का तो 3 स्पेसिफिक सेक्शन बोल ही दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज नियम क्या है, आप पहले पीएल को एक पॉइंट देखेंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट कुछ है और नहीं देख लेंगे। पहले आप एडजस्टमेंट को एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। परचेज इंक्लूड्स एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग। ओके, परचेज इंक्लूड्स पेमेंट फॉर कैश, परचेज फॉर एन अमाउंट 30,000 पेड ऑन अ सिंगल बिल। तो मान के चलता हूँ सिंगल डे है तो ये डिसअलाउड होगा 48(3) के अंतर्गत। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल बोल दिया है। Salaries include 6,000 paid to a son of Mr. Avinash who never attended the business. 48(2) का केस unreasonable and excessive. The entire bonus of the employee is still outstanding till 30/9/2020. Due date of filing return 31st July 2020. कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करेगा 43B। याद करो जो बोलता है बोनस कमीशन विद इन द ड्यू डेट विद इन द ईयर पेमेंट करना पड़ेगा। जिस ईयर का खर्चा है कैश बेसिस आपको एक्सटेंशन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक दिया जाता है। तब भी अगर नहीं पेमेंट करते हो तो उस ईयर में डिडक्शन नहीं होगा। जिस ईयर में पेमेंट कर रहे हो उस ईयर में इसको डिडक्शन मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट बोल दिया है 2,000 रुपया। पॉलिटिकल ब्रोश्योर में पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2019-20 पेड इन द प्रीवियस ईयर इन द ईयर अच्छा पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन 1/7/2020। मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 का पेमेंट हो रहा है ड्यू डेट से पहले। देखते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन है गुड्स विथड्रॉन बाय एसएससी। अच्छा ये नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस का केस है। प्लान पेटेंट एक्वायर, पेटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया है
जिसका वैल्यू है 40,000, 1/10/11 2090, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन व अमोर्टाइजेशन होता है। 30% ऑफ रेंट रिलेटिंग टू द ओन प्रमाइसेस। चलो देखते हैं। चलो परचेज जितना डिसअलाउ वो लिखेंगे, पेड इन कैश, disallowed under section 40A3। फिर से मैं बोल रहा हूं, सर इज इट नेसेसरी क्या मैं सेक्शन मेंशन करूं? 100% नो, लेकिन तब भी मैं लिखूंगा बिकॉज मैंने आपको सिखाया है इसलिए, और आपको याद है वो भी जाएगा। तो कितना? 30,000 पेड इन कैश। अच्छा, थोड़ा संभाल के लिखते हैं। पेड इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000 dash disallowed under section 40A3। okay, B सैलरीज रिलेटेड कुछ है। हाँ, सैलरीज बोल दिया 6,000 पेड टू अविनाश who never attended the business during the year। salary to son of Avinash unreasonable as never attended business। कौन सा सेक्शन ऑपरेट करता है? अंडर सेक्शन डिसअलाउड, अंडर सेक्शन 40A2। फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है। 6,000। नेक्स्ट, और कुछ है सैलरी के में? अच्छा, रेंट। अच्छा, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट है 5,000, जानते ही है। ओनली एक्सपेंसेस इनकर्ड जनरल डिडक्शन में अलाउ होता है, अगर प्रोविजन है तो नहीं अलाउ होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाउ मच? 5,000। any kind of provision disallowed। रेंट बेसिकली अलाउड, लेकिन जनरल डिडक्शन में बोल दिया और रेवेन्यू होगा, कैपिटल नहीं होगा और पर्सनल नेचर के लिए नहीं होगा, बिजनेस रिलेटेड होगा। रेंट में बोल दिया है 30% क्या है? ओन रेसिडेंस, तो 30% ऑफ 44,000 स्टिल डिसअलाउड। रेंट के बाद बोनस देखिए, नॉर्मली बोनस कमीशन के बारे में क्या बोलता है? उसको पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन बोल रहा है देखो एक लैंग्वेज, द एंटायर बोनस टू द एम्प्लॉय इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टिल, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो 3,000 रुपया का एक पैसा भी नहीं दिया हुआ, तो नॉट पेड टिल 31 July 2019, sorry 2020, due date of filing returns, so disallowed under section 43B। याद है? तो 48 to 48 या 40B अगर याद है तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो तब भी आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोनस हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000,
सर होता है अलाउ होता है सेपरेटली ट्रीट करेंगे। डिप्रिसिएशन सेपरेटली ट्रीटेड। कितना सेपरेटली ट्रीटेड? डिप्रिसिएशन 25,000। contribution to National Laboratory for Research, contribution to National Laboratory, Laboratory for Scientific Research। सर डिडक्शन मिलता है, यस वेटेड डिडक्शन मिलता है 150%, लेकिन सेपरेटली ट्रीट करेंगे, सेपरेटली ट्रीटेड। मतलब डिडक्शन मिलेगा लेकिन वेटेड 10,000 ना ना, हाँ 10,000 ठीक ही है। एडवर्टाइजमेंट to the brochure of political party। मैंने कहा था क्लास 2 में लिखा था क्या, एडवर्टाइजमेंट इज अलाउबल एक्सपेंसेस। कंडीशन क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोश्योर में नहीं होना चाहिए, तब अलाउ नहीं होगा। कितना देखो बोल दिया है, एडवर्टाइजमेंट 2000, बाकी अलाउ। जनरल डिडक्शन GHI कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कंट्रीब्यूशन टू ISI सेपरेटली ट्रीटेड। $5,000। Bad debt क्या मार्क? Sir, bad debt is very much allowed if it's connected with the business, it is properly written off। Sir कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे? Properly it is connected with the business, revenue or relating to debt already recognized, and in condition connected with the business, revenue is recognized with the business and bad debt actually एंट्री हैज बीन पास्ड। ये तीनों कंडीशन में एज्यूम करता हूं ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो दैट्स व्हाई बैड डेट अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है, तो इसलिए ऐड बैक नहीं कर रहा हूं। GHIJ इनकम टैक्स, पर्सनल एक्सपेंसेस 37(1) में जनरल डिडक्शन में कभी भी पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करता है। 25,000 क्लियर। तो ये था एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अब कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है जो मैंने यहाँ पर आइदर नहीं है और मैंने उसको ऐड बैक कर दिया, मुझे करना पड़ेगा। लेस एक्सपेंसेस allowable expenses आइदर वो आपका पीएल में डेबिट नहीं किया हुआ है और डेबिट किया है भी, तो मैंने उसको कैंसिल किया उसका सेपरेट वैल्यू के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे बड़ा डिप्रिसिएशन अलाउएबल है लेकिन अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन नहीं, इनकम टैक्स। तो अकाउंटिंग को ऐड किया, इनकम टैक्स का जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करूंगा। तो डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, डिप्रिसिएशन as per IT rules 15,000। contribution IJA, contribution to National Laboratory कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लैबोरेटरी कितना?
into 150% for scientific research under section 35 कितना 15,000 दिया था 10 मिला है 15 contribution to ISI for statistical research देखिए कितना होगा कितना है अमाउंट ISI में फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च 5,000 100% ऑफ 5,000 फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च सोशल रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए 5,000 बहुत सारे को दिमाग में लगेगा सर आपने 5,000 ऐड किया 5,000 लेस किया क्यों बिकॉज मैं यूनिफॉर्म करना चाहता था नहीं तो आपको लगेगा कौन सा आइटम ऐड होता है कौन सा आइटम लेस होता है सो बेटर एनी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल रिसर्च कंट्रीब्यूशन पहले ऐड करो अकॉर्डिंगली उसको लेस करो और कोई कारण नहीं डी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 1/7/2020 देखिए ये 1920 का एक्सपेंसेस है 43 अनुसार उसको करंट ईयर मतलब 31 मार्च 2020 में ही देना पड़ेगा लेकिन किसी भी हाल में उसका लेट हो जाता है तब भी उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के भीतर उसका पेमेंट करना पड़ेगा तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 जुलाई 2020 तो आराम से उसके पहले उसने पेमेंट कर दिया तो मैं लेस कर सकता हूं क्यों मैं लेस कर रहा हूं ये अलाउबल एक्सपेंसेस है लेकिन पीएल में कहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका डेबिट नहीं है मतलब ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस नहीं किया हुआ है जब आप 25,900 कैलकुलेट किए थे अगर 25,900 कैलकुलेट करने के टाइम अगर आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हैं जो कि अलाउबल है तो लॉजिक बोल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा उसको बाद में अलाउबल एक्सपेंसेस बोल के माइनस करना पड़ेगा तो चलो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना 8,000 रुपीज डन चलो और कुछ है मेरे तो आंख में नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा 2-3 तो आपके सामने ये रेंट हो गया अच्छा और एक आइटम है EFCDE डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट ओके इनकम टैक्स रूल में जो डेप्रिसिएशन दिया है उसमें पेटेंट लेना चाहिए था लेकिन बोल दिया है एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट तो नेचुरली इसको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा जो मैं बाद में करूंगा अभी नहीं तो बस ये आने के बाद ये फिगर यहां पर चला जाएगा डन चलिए चलो इसको ही कंटिन्यूएशन ब्रॉड फॉरवर्ड जो फिगर आएगा लिखेंगे लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट बट नॉट टू बी क्रेडिटेड मतलब आपने पीएल में क्रेडिट करके रखा है लेकिन बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए वो क्रेडिट नहीं करना चाहिए ओके
चलिए क्या क्या ऐसा आइटम है निकालिए। सेल्स नो इश्यू। डिविडेंड फ्रॉम आईटीसी, वो क्या यहाँ पर आता है? बिजनेस इनकम है ना, तो हटाइए वहां से। डिविडेंड फ्रॉम आईटीसी रुपीज रुपीज रुपीज। चलिए डिविडेंड फ्रॉम आईटीसी हाउ मच? 20,000। ये पीजीबीटी हेड में तो नहीं जाता है, अदर सोर्स में जाता है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। डिविडेंड फ्रॉम आईटीसी के बाद बैंक इंटरेस्ट, वो भी इस हेड में नहीं जाता है। बैंक इंटरेस्ट बिजनेस इनकम हो सकता है लेकिन टैक्सेबल बिजनेस इनकम नहीं है। 20,000 10,000। डिस्काउंट रिसिप्ट बिजनेस इनकम है। कमीशन बिजनेस इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यूएशन में बाद में देखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये सब यहाँ पर नहीं आता है, वो कैपिटल गेन में देखा जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना? लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट 5,500। It is a not business income. It will be taxable under the head capital gain. Bad debt recovery. Previously bad debt was not allowed at this auction. अगर previously bad debt बोल के आपने income tax में डिसअलाउ किया था, डिसअलाउ कैसे हुआ था? Not allowed as deduction मतलब डिसअलाउ हुआ था, मतलब जिस साल में bad debt था आपने ऑलरेडी एड बैक कर चुके थे। एड बैक करने का मतलब ऑलरेडी उस इनकम के ऊपर जो आप बैड डेट सोचे थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सवाल किया ये मैं बैड डेट नहीं मानता हूं तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा। जैसे ही ऐड बैक करता हो आपका टोटल इनकम बढ़ जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ा। तो उस जो बैड डेट अमाउंट था उसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे। फिर से एक्चुअली जो बैड डेट हुआ था उससे रियलाइजेशन हुआ है, मतलब डेट था पैसा आ रहा है। सोच के बताइए, एक बार पैसा देने के बाद क्या दूसरे बार भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं। आपको कैसे पता चला उस बार पैसा दे दिया? देखो लाइन लिखा है प्रीवियसली बैड डेट वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर डिडक्शन बोल के अलाउ नहीं किया गया था तो डिसअलाउ हुआ होगा। डिसअलाउ मतलब ऑलरेडी ऐड बैक हो चुका था उस ईयर। ऐड बैक का मतलब ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके थे। तो अगर टैक्स दे चुके थे फिर से टैक्स करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑलरेडी तो अकाउंटिंग में बिजनेस इनकम बोल के दिखा दिया है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का प्रॉब्लम मेरा नहीं, तो मेरा बिजनेस इनकम में नहीं आएगा बिकॉज मैंने इस इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं। बैड डेट रिकवरी previously disallowed। disallowed मतलब ऑलरेडी यू हैव पेड द टैक्स ऑन दैट बैड डेट रिकवरी। क्लास नंबर 2 खोल के देखिएगा। बैड डेट रिकवरी कितना? 6,000। और कुछ ना, ऐसा कोई इनकम नहीं है। सेल्स बिजनेस इनकम है, डिस्काउंट भी बिजनेस इनकम है। तो फाइन सब एटलीस्ट करेंगे। उसके बाद और क्या आएगा? अब आ जाते हैं दो इश्यूज, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा है। कहाँ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड? देखा था स्टॉक, ओ सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एज वैल्यूड एट 10% above 20% above कॉस्ट। तो अगर 20% above कॉस्ट है तो ये फिगर रिप्रेजेंट तो नॉशनल प्रॉफिट आ चुका है। यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक आप ज्यादा वैल्यू में वैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे ही ज्यादा वैल्यू में वैल्यू कर रहा हूं सर, इसका स्ट्रेट वे मतलब है मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये क्या रियल ट्रांजैक्शन है? नोशनल। तो ये नोशनल प्रॉफिट आ गया तो उसको क्या करेंगे? लेस notional profit। overvaluation of closing stock how much beta? 14,400
इंटू 20/120, ओवर वैल्यूएशन 20% मतलब फिगर 120 में रिकॉर्डेड है, तो 14,400 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 2,400। चलिए वो तो आउटर में ही होगा। देखिए गुड्स विथड्रॉन बाय द एसएससी फॉर पर्सनल यूज 15,000, मार्केट वैल्यू 12,000, मैंने बोला मार्केट वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए देता है। कॉस्ट प्राइस है 18,000, आप लेके जा रहे हैं 15,000, मतलब आप आपके साथ लॉस किए, आप लॉस भी नहीं कर सकते, प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। तो लॉस किए मतलब खर्चा दिखाया है तो उसको ऐड कर दीजिए। लॉस मतलब आपका कम हो चुका, आप उसको बढ़ाना है, बिकॉज आप कम भी नहीं दिखा सकते, बढ़ा के भी नहीं दिखा सकते। तो कैसे होगा? गुड्स विथड्रॉन बाय एसएससी 15,000 जिसका कॉस्ट के साथ कंपैरिजन 18,000, गुड्स विथड्रॉन बाय एसएससी over below cost, how much? 18,000 minus 15,000, मार्केट वैल्यू इग्नोर कीजिए, प्रॉफिट भी नहीं कर सकते, लॉस भी नहीं कर सकते। आई थिंक लास्ट क्लास में क्लास नंबर 9 में ये दोनों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। डन। तो चलिए करते हैं, एक आइटम बाकी है, टैक्सेबल profits and gains from business and profession, पूरा ही लिखना पड़ेगा। यस, हड़बड़ी करेंगे, टीचर भी हड़बड़ी में नंबर देगा। डन। सिर्फ एक चीज बाकी हो करना पड़ेगा, पेटेंट वर्किंग नोट 1। चलिए वर्किंग नोट 1, डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में बहुत बार सवाल आया है जहां पर पेटेंट कॉपीराइट के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज उसको जानना ही पड़ेगा, दैट इज 100%, 25% इज अ डिप्रिसिएशन। तो ब्लॉक का नाम पेटेंट, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, टैंजिबल इंटेंजिबल नोट में देखिएगा डेफिनेशन था ब्लॉक ऑफ एसेट का। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स बोलता है 25%। ओके। मेथड WDV के ऊपर, WDV एज ऑन 1/4/2019, जितना तक मुझे पता है नील। एट परचेजेस कितना परचेज किया? पेटेंट 1/11/2019 40,000, 1/11/2019। सेल प्रोसीड तो नहीं है, प्लान सेल है, पेटेंट सेल नहीं है। सेल्स प्रोसीड नील 40,000, व्हाट इज दैट? WDV 31/3/2020। डिप्रिसिएशन, यहां पर कोई ओल्ड एसेट नहीं है, ओनली न्यू एसेट, तो और वो भी पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। क्या होगा? 40,000 इंटू 25% इंटू 50%, नॉर्मल डिप्रिसिएशन का 50% हो जाएगा, मतलब 5,000। WDV नहीं करने के लिए बोला है, तब भी आपकी सेवा के लिए 1/4/2020 आपका जरूरत है 5,000, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए 5,000 लिख देते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट 1 से आया है। डन। चलिए पूरा कंप्लीट है।
अब आपको लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मुझसे कराओगे। 6000 प्लस 5000 प्लस 1200 प्लस 3000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। गलत हो सकता है बिकॉज ब्रेन भाई मेरे सामने नहीं है, वो रहता तो ठीक ठाक बोल देता। प्लस 25,900 1,38,100 15,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 48,000 अलाउबल है, तो इसलिए माइनस होगा, तो कैरीड फॉरवर्ड होगा कितना, माइनस 1,38,100, फिगर कम्स टू 90,100। आपको करना नहीं पड़ेगा बिकॉज आप लोगों तो एक पेज में ही करेंगे, मुझको जाना पड़ा नेक्स्ट पेज में। 90,100, तो चलिए 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000 41,500 माइनस 90,100 48,600 माइनस 2,000 48,600 माइनस 2,400 प्लस 3,000 49,200। चाहे तो एक नोट लिख सकते हो और कुछ नहीं। बाबा सर मेरे तो आंख में ही नहीं आ रहा है। ओके, एक नोट लिख लेना, assuming all conditions are satisfied, that's why what did is allowable expenses। ओके, तो कुछ नोट का जरूरत नहीं है बिकॉज जहां जहां नोट का जरूरत होता मैंने सब हर जगह में पॉइंट में दे दिया है। जैसे यहाँ पर दे दिया है अनरीजनेबल, यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर दे दिया है, फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100% दे दिया है, इंटरेस्ट पेइंग ब्लैंक लोन विद इन दैट डेट दे दिया है। बस प्रीवियसली डिसअलाउड ये रीजन है वो भी दे दिया है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर गलत हो सकता है, नो इशू। सीए मतलब कैरी फॉरवर्ड, एक पेज से दूसरा पेज जाने के लिए टेक्निक होता है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, ओके। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। अपर्णा सेन जो एक बिजनेसमैन भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, उसका डेटा हम लोगों के पास है उसी के बेसिस से। देखिए यहाँ पर भी हम लोग इनडायरेक्ट अप्रोच ही फॉलो करेंगे, वाई सर, बिकॉज नेट प्रॉफिट दे दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ अपर्णा सेन फॉर द प्रीवियस ईयर। ये रे मैंने गलती कर दिया था, लास्ट प्रॉब्लम में भी वही हुआ होगा। 1920 असेसमेंट ईयर 2021। सॉरी लास्ट प्रॉब्लम में भी चेंज कर लेना। अच्छा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट $2,16,000। add expenses
expenses disallowed, expenses disallowed में पहले ही आता है salary to daughter, DAUGHT, daughter of Aparna Sen, Aparna Sen। चलो डॉक्टर ऑपर्सन ने इंफॉर्मेशन क्या दिया है? तो क्या बोला है? सैलरीज 5000 पेड टू द डॉटर ऑफ अपर्णा, श्रीमती अपर्णा, फेयर रेम्युनरेशन 3000। तो अनरीजनेबल, एक्सेसिव, अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव। तो एक्सेसिव इन रेस्पेक्ट टू फेयर रेम्युनरेशन, under section 48(2) कितना? 5000 माइनस 3000, तो 3000 नॉर्मल है, तो एक्सेसिव कितना है? 2000, तो 2000 को डिसअलाउ करो। नेक्स्ट सैलरीज हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000। Depreciation separately treated, A, B, C, depreciation ब्रैकेट में separately treated, treated कितना? depreciation separately treated how much? 25,000। एक आइटम छोड़ चुका हूं मैं, that is purchase in cash exceeding rupees 10,000 disallowed under section 40(a)(3। याद है तो कितना? पूरा ही पेमेंट ना, 40,000। अच्छा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हुआ, पेनल्टी फॉर जीएसटी, पेनल्टी फॉर जीएसटी, जीएसटी पेमेंट करने के लिए कुछ गलती किया है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन हुआ है। तो इंफ्रिंजमेंट ऑफ रेगुलेशन होता है तो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब वो आपको करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब वो अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं होगा तो पेनल्टी देके आप तो उसको लीगल कर लिए, लेकिन ये एक्सपेंसेस कभी भी लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ कभी भी 37(1) जनरल डिडक्शन में अलाउ नहीं होता है, तो इट इज अ वायलेशन, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, तो डिसअलाउड बिकॉज 37(1) होने के लिए एक्सपेंसेस लीगल होना चाहिए। याद है मैंने बोला था इनकम इलीगल, लीगल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस ऑलवेज लीगल। तो कितना? 10,000। डोनेशन इज अ पर्सनल, डोनेशन सर ये तो पर्सनल है, तो पर्सनल तो डिसअलाउड ही होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी अलाउ नहीं होता है। इनकम टैक्स वो भी डिसअलाउ होगा, EFG इनकम टैक्स वो भी रीजन पर्सनल है। एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, याद रखिएगा, लिखूंगा नहीं, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड, लेकिन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए जो बंदे को खर्चा कर देते हैं, मतलब प्रोसेसिंग फीस, वो इज अलाउबल एक्सपेंसेस, ये ऑलवेज याद रखिएगा। इनकम टैक्स रिलेटेड टैक्स पेमेंट ये सब डिसअलाउड अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रोफेशनल को फीस देते हो वो अलाउबल एक्सपेंसेस है।
तो लो इनकम टैक्स हो गया, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो टोटल करके लिखना, लेस allowable expenses, allowable expenses, जितना तक मुझे देखने को मिल रहा है डिप्रिसिएशन जो कि रेट अमाउंट नहीं बोला है, आपको करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 करूंगा, फाइन। तो करने के बाद लेस इनकम क्रेडिटेड टू PL but not to be assessed under PGBP। ऐसा कुछ आइटम है, देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स बैंक इंटरेस्ट, वेरी गुड। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, मतलब ये हेड में नहीं हो, अदर सोर्स में जाके एग्जेम्प्टेड हो ना हो, मैं नहीं देखना चाहता हूं। इनकम डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, बैंक इंटरेस्ट 5000, बैंक इंटरेस्ट that is 10,000, that is 5,000, और कुछ नहीं है 15,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बस, और कुछ नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस, सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अपर्णा गुड्स विथड्रॉ कर रहा है, राइट। अपर्णा गुड विथड्रॉ कर रहा है क्या, एट लोअर प्राइस में। तो लोअर प्राइस में मतलब लॉस किया हुआ है, तो ना लोअर प्राइस नहीं, ओवर प्राइस से, तो लेस नोशनल प्रॉफिट। अच्छा नहीं लिखो, सिर्फ एक लाइन लिख दो, गुड्स विथड्रॉन एट अ हायर प्राइस than cost, 20,000 minus 16,000, so 4,000 क्या हुआ, गलती से ज्यादा प्रॉफिट में हायर प्राइस में ले गए, तो प्रॉफिट में ले गए, तो प्रॉफिट ले गए तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेस goods withdrawn at a higher price than cost, 20,000 minus 16,000, 4,000। अगर ये कम प्राइस में लेता जो लास्ट प्रॉब्लम में हुआ था उसमें ऐड हो जाता, बिकॉज आप लॉस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ऐड। और यहाँ पर आपने ज्यादा मतलब खुद के साथ खुद ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट कमाया, नहीं हो सकता है, लॉस भी नहीं कर सकते, प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। चलिए, PG टैक्सेबल इनकम अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक ही जगह बचा हुआ डिप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट 1, डिप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्चरिंग यूनिट्स, यूनिट्स in notified area of West Bengal। मतलब क्या क्या मिलेगा, 3 चीज, डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। चलिए, WDV 1/4/2019
कितना WDV है 1 लाख at purchase date 1/8/2019 1/8/2019 how much purchase 70,000 less sorry फिर से परचेज है at purchase 1/1/2020 60 मतलब we can say that 70,000 जो न्यू एसेट है वो 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और जो 1/1/20 में है 60,000 180 डेज से कम इस्तेमाल हुआ है। मान के चलते हैं उसी दिन उसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया, पुट टू यूज है। सेल कुछ नहीं बोला है, फाइन लेस सेल्स प्रोसीड नील 2,30,000 WDV 31/3/2020 less normal depreciation ओके नॉर्मल डिप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज क्या होगा 60,000 के ऊपर 15% इंटू 50% नॉर्मल डिप्रिसिएशन का 50% उसको मिलेगा। 60,000 इंटू 15% इंटू 50% 4,500। चेक काम करते हैं 1,70,000 60 नील 2,30,000 ओके तो कितना हुआ 4,500 बी ऑन रिमेनिंग एसेट रिमेनिंग WDV वेरी गुड बिकॉज ये डिप्रिसिएशन WDV के ऊपर होता है 2,30,000 इंटू स्ट्रेट वे 15% नहीं उससे 60,000 ऑलरेडी मैंने कर लिया था तो बाकी जो बचेगा उसके ऊपर 15% 2,30,000 से ऑलरेडी 60,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है तो 1,70,000 के ऊपर 15% 25,500 30,000 लेस एडिशनल डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग ना उसको तो मिलेगा ही, वो भी नोटिफाइड एरिया एडिशनल डिप्रिसिएशन ओनली न्यू एसेट के ऊपर ओल्ड एसेट के ऊपर नहीं मिलता है और एक बार मिलता है और वो भी परचेस प्राइस के ऊपर। क्या बोला है वहां पर भी डिवीजन था पुट टू यूज ऑफ न्यू एसेट न्यू प्लांट less than 180 days कितना 60,000 के ऊपर नोटिफाइड एरिया है तो 35% अदरवाइज 20% होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन नोटिफाइड एरिया बोल दिया है 60,000 इंटू 35% इंटू 50% figure comes to 60 into 35% into 50% 10,500 B other new asset
asset cost, sorry, new plant, ऑलवेज ये किसके ऊपर होता है? कॉस्ट के ऊपर। कितना है? 70,000 इंटू 35%, तो 70,000 इंटू 35%, 24,500, दोनों मिला के 10,500, एडिशनल डिप्रिसिएशन 35। तो जाहिर सी बात है मेरा डिप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया? 65। तो एक नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन, हाउ मच? दैट इज 65,000। therefore total depreciation under section 32, 30 plus 35, 65। ये WDV 1/4/2020 कोई ज़रूरत नहीं था करने के लिए, तब भी सिखाया इसलिए कर रहा हूँ। 2,30,000 minus 65, 1,65,000, तो 65 हो गया, दैट इज डिप्रिसिएशन 65,000। यहाँ पर छोटा करके आपको लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस नोटिफाइड एरिया के लिए अंडर सेक्शन 32 AD, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, इन्वेस्टमेंट अलाउंस under section 32(8)(d), 15% on new asset purchased, put to use का ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको अलाउंस दे रहा हूँ, मतलब एडिशनल टैक्स सेविंग्स दे रहा हूँ, टैक्स बेनिफिट दे रहा हूँ। 15% ऑफ 1,30,000, 15% ऑफ 70,000। दो इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो दो प्लान किया था। पुट टू यूज इसके साथ कोई कनेक्टेशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। 1,30,000 इंटू 15%, ये डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का रेट है, मत कंफ्यूज कीजिए इसके साथ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस नोट कर डेप्रिसिएशन पार्ट 3 में एक बार चेक कर लीजिएगा। 19,500, चलो 19,500, चलो जी 2,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 1,07,000 plus 2,60,000, 3,67,000, 65 plus 19,500, 84,500 minus 3,67,000, 2,82,500। ओके, तो यहाँ पर भी माइनस 15,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इनकम, माइनस 4,000 पर्सनली हर प्राइस में लेके गया, 2,63,500। ये प्रॉब्लम में कुछ स्पेशल नहीं था, सिर्फ ये छोड़ के। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिफाइड एरिया प्लस मैन्युफैक्चरर, दैट्स व्हाई क्या हुआ, नॉर्मल डिप्रिसिएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन तो मिला ही, उसके साथ उसको क्या मिला, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डिप्रिसिएशन नहीं है, अलग इन्वेस्टमेंट अलाउंस। स्टूडेंट अगर डिप्रिसिएशन के साथ जोड़ के लिखता है गलत, तो ये था डिप्रिसिएशन, ये था इन्वेस्टमेंट अलाउंस। बाकी तो ठीक ही है, इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एस्ट्रिक दे के रख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ये था एडिशनल डिप्रिसिएशन। नॉर्मल डिप्रिसिएशन ऑन WDV के ऊपर होता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट के ऊपर होता है, बहुत बार बताया है, क्लियर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आप लोग आराम से देखिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आज जो करा है सॉलिड इनडायरेक्ट मेथड के लिए, इसके बाद ईआर का जो प्रॉब्लम मैं भेजूंगा आप लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल मिलता है, बिकॉज प्लांट पहले प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बोल दिया था एक्सेप्ट इटेन, यहाँ पर प्लांट के ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट बोल के छोड़ दिया है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोविजन पता है, नॉर्मल एडिशनल ये सब आप कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन में रहेगा तो इसमें ही सिर्फ 5 नंबर आ जाएगा, 2 नॉर्मल 2 एडिशनल और 1 नंबर रहेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। 1.1.1.1.1.5 तो हो ही गया। ओके, चलो जी।